चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीबीएसई ने जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर इशू किया है फॉर बिजनेस स्टडीज फॉर टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स। सैम्पल पेपर हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन रहती है फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स दैट व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन योर फाइनल एग्जाम। दो वी नो लास्ट टाइम कुछ डिफरेंट हो गया था टर्म 1 में, बट अगर हम उसे एक एक्सेप्शन मान लें तो यूजुअली सैम्पल पेपर इज एन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन और हमें इसे अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, राइट। तो जैसा आपको पता ही है दैट यू विल हैव सब्जेक्टिव पेपर 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 2 आवर्स मिलेंगे आपको। सो यू विल हैव 2, 3 एंड 5 मार्क के क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स, राइट। 12 क्वेश्चंस हैं 2 आवर्स में। आई डोंट थिंक इट इज अ डिफिकल्ट थिंग, मतलब आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टू सोर्सेज ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हमें पता है, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स, राइट। तो कह रहे हैं टू सोर्सेज ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट which cannot be used when the existing staff is either insufficient or does not fulfill the eligibility criteria of the jobs to be filled. Now, यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो सोर्स के दो सोर्सेज बताओ, यानी उस सोर्स के अंदर के 2 पॉइंट्स बताओ जो आप यूज नहीं कर सकते अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ इनसफिशिएंट है। देखो आपको पता है जो इंटरनल सोर्स होता है उसमें हम अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं उनको ही या तो ट्रांसफर करते हैं या प्रमोट करते हैं। तो इंटरनल सोर्स एक ऐसा सोर्स है जिसे हम यूज नहीं कर सकते अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ इनसफिशिएंट है, राइट। क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी डिफरेंट सी है। उस सोर्स के सोर्सेज बताओ, 2 सोर्सेज बताने हैं जो हम यूज नहीं कर सकते अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ इनसफिशिएंट है या वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते। तो देखो इंटरनल सोर्स इज द सोर्स विच वी कैन नॉट यूज अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ इनसफिशिएंट है, तो यानी हमें इंटरनल सोर्स के बारे में ही बात करनी है। इंटरनल सोर्स के 2 ही पॉइंट्स हैं, वी नो दैट ट्रांसफर्स एंड प्रमोशंस। यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। तो देखो 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, हाफ मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ट्रांसफर्स, half mark for the explanation of transfers, half mark for identification of promotion, half mark for the explanation of promotions। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना आंसर फ्रेम करें। सो प्रमोशन क्या होता है? शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजिशन, यूजुअली विद अ हायर पे, हायर स्टेटस, हायर फैसिलिटीज। And transfer क्या होता है? Shifting an employee from one job to another, from one shift to another, from one department to another, from one branch to another, without a substantive change in his or her responsibilities, status or pay, right? ओके चैम्प्स, आगे चलते हैं। सो यहाँ पे पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लें क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड रेकमेंडेड बाय मिस्टर कपूर थ्रू विच कंपनी कैन रेज एडिशनल फंड्स फॉर एक्सपेंशन पर्पसेस। देखिए जब हमें ऐसा क्वेश्चन आता है रेजिंग फंड्स, तो या तो ये कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होगा या फाइनेंशियल मार्केट से होगा, राइट। देखते हैं एक बार। Mica Limited is dealing in all types of cosmetic products. It is enjoying increased demand for its product during the last few years. For the purpose of expansion, the company needs rupees 100 crores as additional capital. The company decides to raise funds through equity shares. Chirag Kapoor, the finance manager of the company, recommended that shares may be sold through issuing houses or brokers. बहुत सिंपल हो गया। जब भी आप शेयर सेल करते हो, नॉट डायरेक्टली टू द पब्लिक बट थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक इशूइंग हाउसेज और ब्रोकर्स, तो ये होता है ऑफर फॉर सेल। ये कहाँ पे हम पढ़ते हैं? मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन के अंडर, प्राइमरी मार्केट में मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन के अंडर, जहाँ पे हम पढ़ते हैं ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, राइट्स इशू, EIPOs, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल, राइट। मैं आपको आपकी बुक में भी दिखा देती हूँ। सो हियर यू कैन सी ऑफर फॉर सेल में, under this method, securities are not issued directly to the public but are offered for sale through intermediaries like issuing houses or stockbrokers. In this case, companies sell securities en bloc at an agreed price to the brokers who in turn sell it to the investing public. En bloc यानी इकट्ठे हम जो सिक्योरिटीज हैं वो ब्रोकर्स को एक अग्रीड प्राइस पे सेल कर देते हैं और वो आगे फिर पब्लिक को सेल करते हैं,
राइट, सो आंसर हो गया ऑफर फॉर सेल। अब यहाँ पे देखो हमें एक्सप्लेन भी करना है। 2 मार्क्स का है, 1 मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन, 1 मार्क फॉर एक्सप्लेनेशन। तो यही जो मैंने अभी आपको रीड करवाया ये आप एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे, राइट? ओके, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द 2 कॉन्सेप्ट्स विच आर पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज विच वुड रिवील वेदर अ कंपनी इज अंडरस्टाफ्ड, ओवरस्टाफ्ड और ऑप्टिमली स्टाफ्ड। सो अगर आप यहाँ पे स्टाफ्ड वर्ड देख रहे हो, ऑब्वियसली ये स्टाफिंग चैप्टर से होगा, राइट? स्टाफिंग प्रोसेस में जो पहला पॉइंट है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके अंडर हम 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। वन इज वर्क लोड एनालिसिस एंड अनदर इज वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस में क्या होता है? असेसमेंट ऑफ द टाइप एंड नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी for the completion of the job, for the achievement of the goals, right? And workforce analysis में the number and type of human resources actually available. तो ये जो 2 एक्सरसाइज हैं इनसे हमें पता लगता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अंडर स्टाफिंग है, मतलब कम लोग हैं जरूरत से, ओवर स्टाफ्ड है यानी ज्यादा लोग हैं जरूरत से, या ऑप्टिमली स्टाफ्ड है यानी परफेक्टली स्टाफ्ड है, राइट? सो वी हैव टू टॉक अबाउट workload analysis and workforce analysis. Right, champs? I hope you're able to relate. Now, I'll show you in your book also कि NCERT आपके लिए कितनी important guideline है, because the exact line is written there. ये देखो. In fact, such an exercise would reveal whether we are understaffed, overstaffed or optimally staffed. तो देखो NCERT से पढ़ना कितना आपके लिए important है, right? आगे बढ़ते हैं। So यहाँ पे identify the function of management involved in the above context. So बेशे आपको पता है functions of management मतलब 5 functions: planning, organizing, staffing, directing, controlling. इसी में से कोई आंसर होगा। Also briefly explain the step in the process of the identified function. यानी function जो आपने पहचाना है उसके process का आपको एक particular step बताना है जो उन्होंने mention किया है। Measurement of a company's progress may involve calculation of certain ratios like gross profit ratio, net profit ratio, and return on investment, etc. at periodic intervals. देखो अब आप guess कर सकते हो planning, organizing, staffing, directing, controlling में से है। आपको अपनी performance measure करनी है time to time. Don't you think ये controlling है? और इस term में वैसे भी आपके जो functions हैं staffing, directing, controlling ही है, right? So the answer is controlling. जो फंक्शन है वो कंट्रोलिंग है। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस। अब कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है उसमें स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, देन एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। यहाँ पे आप मेजर कर रहे हो, सो विच स्टेप इज इट? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। वेरी सिंपल दिस इज। I'll show you in your book also exact line आपकी book में लिखी हुई है. So it becomes so important for us to go through NCERT. See here. Measurement of a company's performance may involve calculation of certain ratios like gross profit ratio, net profit ratio, और ये हमारा जो point है that is measurement of actual performance. यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसकी explanation भी कर देनी है। जैसे once performance standards are set, the next step is to measure the actual performance. Performance should be measured in a reliable and objective manner. There are several techniques for measurement of performance. This includes personal observation, sample checking, etc. ठीक है, तो ये आप explain कर देंगे। 1 mark for this function, half mark for this heading, and half mark for the explanation. Right? जब आपको पता होता है अच्छा इतने इतने मार्क्स का ये है, accordingly you can frame कि मुझे कितना लिखना है, right? चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे explain any 2 such measures discussed by him. चलो ऊपर से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Mr. Pavan Kumar, the CEO of an e-commerce startup which was facing the problem of huge employee turnover, मतलब बहुत सारे employees छोड़कर जा रहे थे, decided to hold a meeting with the managers to discuss the issue. While addressing the managers in the meeting, he advised them to take certain measures which focus on psychological, social and emotional factors in order to motivate employees. पहले तो motivation की बात अब हो रही है कुछ, and motivation is one of your elements of directing. ठीक है? Explain any 2 such measures discussed by him when he suggested that job should be made more interesting so that the job itself becomes a source of motivation.
याद आ रहा है हमें, ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? Employees should be congratulated for good performance. This also we've studied. Also, stability regarding future income and work should be provided to employees in order to develop a positive attitude among the subordinates. तो यहाँ पे motivation की बात हुई. Motivation में होता है incentives. Incentives are of two types, financial and non-financial. यहाँ पे बात हो रही है साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल फैक्टर्स की, तो ये फाइनेंशियल तो नहीं है. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में से कुछ बताना है. देखो अजय, ये एज इट इज लाइन आपकी बुक में है जॉब एनरिचमेंट, कि जॉब्स को इतना मीनिंगफुल बना दो, इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि जॉब अपने आप ही मोटिवेट करे लोगों को काम करने के लिए. अगर जो काम है वो बहुत ही डल और बोरिंग सा होगा तो कोई भी मोटिवेटेड नहीं होगा काम को करने के लिए. So this line is job enrichment. Job enrichment. Then employees should be congratulated for good performance. Employee recognition programs. इसमें हमने पढ़ा था congratulate करो, उन्हें सर्टिफिकेट दो, मोमेंटोज दो, टी शर्ट्स दो, कॉम्प्लीमेंट्रीज दो, उनकी पिक्चर नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करो, like employee of the month, something like that. और उन्हें स्टेबिलिटी दो रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम. सो वी हैव अ पॉइंट इन आवर बुक, जॉब सिक्योरिटी. जॉब सिक्योरिटी अब मैं आपको सभी दिखा देती हूँ आपकी बुक में सो दैट यू कैन रिवाइज देम प्रॉपरली. तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में हमारा आ जाता है जॉब एनरिचमेंट. जॉब्स को इतना इंटरेस्टिंग बना दो कि वो अपने आप ही एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बने. देन कंग्रेचुलेट करो फॉर गुड परफॉर्मेंस. दिस इज एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम्स. एंड उनको फ्यूचर इनकम के बारे में स्टेबिलिटी दो, वर्क के बारे में स्टेबिलिटी हो, सो दैट इज जॉब सिक्योरिटी. राइट, कितना सिंपल है. सो वी कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स. सो उन्होंने बोला एक्सप्लेन एनी टू सच मेजर्स. ठीक है, तो आप 2 लिख दीजिए, यानी 1.5 मार्क ईच. ओके, चलिए आगे देखते हैं. स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. इंपॉर्टेंस लिखनी है डायरेक्टिंग की, लाइक डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल, क्योंकि आप इसमें उनकी मोटिवेशन कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं. देन it facilitates introduction of needed changes, it brings stability in the organization, integrates employees efforts. right, तो कोई भी 3 points आप अच्छे से लिख देंगे. 3 marks का question है. Then define leadership as an element of directing. आपको पता है डायरेक्टिंग के 4 elements हैं, शन शिप, हमने ऐसे क्लास में लर्न किया है. मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और सुपरविजन. Enumerate any 2 styles of leadership. आपको पता है अथॉरिटेरियन और autocratic style, then democratic or participative, and the last is free reign or laissez-faire. कोई भी आप अच्छे से लिख दीजिए. जैसे 3 marks का है तो 1 mark for definition and 1 each for the leadership styles. जैसे autocratic leader क्या होता है? One who gives orders and expects the followers to obey these orders. ये dogmatic leader होता है. He does not wish to be contradicted, right? एंड लाइक डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो एक्शन प्लान बनाता है बट आफ्टर कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स. राइट, और फ्री रेन और जो लेजिस फेयर लीडर होता है वो ओपन छोड़ देता है अपने फॉलोअर्स को कि जैसे तुम्हें ठीक लगता है उस तरह से करो. एंड ही डज नॉट बिलीव इन द यूज ऑफ पावर अनलेस एब्सोल्युटली एसेंशियल. राइट, list any 3 factors affecting the working capital requirement of a company. जैसे working capital आपको पता है CA minus CL, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो आपको पैसे चाहिए. इसके बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं आपकी बुक में, लाइक नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, प्रोडक्शन साइकिल, सीजनल फैक्टर्स, क्रेडिट अवेल्ड, क्रेडिट अलाउड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉम्पिटिशन, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड सो ऑन. तो कोई भी 3 फैक्टर्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए. 3 मार्क्स का है. इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, अगर आप वहां से एक बार क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं सभी फैक्टर्स तो आप कर सकते हैं. एग्जाम्पल, नेचर ऑफ बिजनेस जो आपका पॉइंट है उसमें हम पढ़ते हैं कि एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को यूजुअली कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है बिकॉज देयर इज नो प्रोसेसिंग एंड देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स. मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है, और एक सर्विस इंडस्ट्री में भी कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होती है बिकॉज यूजुअली देयर इज नो इन्वेंट्री. ठीक है, तो अच्छे से पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देंगे एंड दिस विल बी डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं 2 बेनिफिट्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट.
अगेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पता है 5 हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें से ही कुछ होगा। और टर्म 2 में आपके सिलेबस में वैसे भी स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ही है, तो उसमें से होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। Priya is a regional manager of XYZ Limited. She is a hardworking employee and is trying to reduce wastage of resources in her company. She has set standards for performance of different activities and is ensuring that targets are met according to these standards with minimal wastage of resources. She has set up CCTV cameras which helps her to keep a close check on the activities of the subordinates and know how the employees are performing. She also rewards the employees with a bonus when these standards are met. She is trying her best to ensure a good performance of her team this year through application of an important function of management. I think this is easy to understand. Function है controlling, क्योंकि वो standards भी set कर रही है, फिर देख रही है कि targets क्या ठीक से meet हो पा रहे हैं या नहीं। CCTV cameras भी हम पढ़ते हैं controlling में to keep a check on the activities of the employees, right? तो इसके हमें benefits लिखने हैं। 3 marks का है, 1 mark for function and 2 marks for the importance. तो importance of controlling बहुत simple है, like ensuring order and discipline, ensuring optimal utilization of resources, improving employee motivation, accomplishing organizational goals, facilitating coordination in action, right? So you can write any 2 benefits. Simple. चलिए आगे बढ़ते हैं शम्स. Enumerate any 5 rights of a consumer under the Consumer Protection Act 2019. So rights आपको पता है बहुत ही simple है. There are total 6 rights given in your book. आपको 5 लिखने हैं, 5 marks का है. Like right to safety, right to be informed, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education. बहुत ही simple है. So you have to nicely write these 5 rights. Okay. अब यहाँ पर राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिए. व्हाट आर द वर्ड्स यूज्ड? लाइक राइट टू बी हर्ड में है दैट यू हैव अ राइट टू फाइल कंप्लेंट, और राइट टू सीक रिड्रेसल में है दैट यू हैव अ राइट टू गेट रिलीफ. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. एन्यूमरेट एनी 5 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. बहुत ही सिंपल है, आपकी बुक में 6 राइट्स मेंशन्ड हैं कंज्यूमर के, अधिकार जो होते हैं कंज्यूमर के. राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. 6 में से कोई भी 5 पॉइंट्स आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए. थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा अंदर का क्या कंटेंट लिखा हुआ है. कई बार बच्चे राइट टू बी हर्ड और राइट टू सीक रिड्रेसल में कंफ्यूज होते हैं. लाइक राइट टू बी हर्ड में है दैट यू हैव अ राइट टू फाइल कंप्लेंट, और राइट टू सीक रिड्रेसल में है दैट यू हैव अ राइट टू गेट रिलीफ, राइट? ओके. और में है एन्यूमरेट एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो कंज्यूमर के सिर्फ अधिकार ही नहीं होते, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं. आपकी बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, कोई भी 5 लिख दीजिए. लाइक आस्क फॉर अ कैश मेमो, assert yourself to ensure that you get a fair deal, be aware of various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made, avoid littering the environment, avoid contributing to pollution, then learn about various risks associated with the product, read the labels carefully, like read about the manufacturing date, expiry date, ingredients, etc. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. स्टेट एनी 5 रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी. आपको पता है सेबी के हमें 3 फंक्शंस अच्छे से करने हैं, रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस और प्रोटेक्टिव फंक्शंस. उसमें से आप रेगुलेटरी फंक्शंस में से कोई भी 5 अच्छे से लिख दीजिए. 5 मार्क्स का बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है. लाइक registration of brokers, sub brokers, regulation of brokers, then calling for information, you can undertake inspection, ask, conduct inquiries, levying fee or other charges. ठीक है, I'll show you this in your book. Here, registration of brokers, regulation of brokers, like I said, then calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries or audits, levying fee or other charges, registration of mutual funds, right? कोई भी 5 points आप यहाँ पे लिख दीजिए. चलिए आगे देखते हैं. पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. अगर केस स्टडी है, नेम द प्रोसेस एंड स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर जॉब
discussed above. वैसे आपको पता लग रहा है identifying and choosing the best person out of the ones available. Which process is this? Selection process. ठीक है, तो वही होगा. एक बार केस स्टडी पढ़ते हैं. In an interview with a leading news channel, Mr. Rakesh Kwatra, CEO of Get My Job, has suggested that the companies which want more and more people to apply for jobs in their organization should make the process of applying for jobs easier and candidate friendly. It is for this reason, he said, that most progressive companies today have a short application process. He also said that the application form filled by the candidates is very important, as it is the information supplied in the application forms which helps the manager in eliminating unqualified or unfit job seekers. तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ही होता है सिलेक्शन प्रोसेस में, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइक बायोडेटा, रिज्यूमे, आप जो अनफिट लोग हैं उनको साइड कर दो. सो दिस इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग. उन्होंने पूछा ना स्टेप्स भी बताओ जो डिस्कस किए हुए हैं ऊपर. The company can create a mechanism that attempts to measure certain characteristics of individuals like aptitude, manual dexterity and intelligence to personality. ओके तो ये हो गए सिलेक्शन टेस्ट. आपको पता है जैसे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं हमारे, पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एंड सो ऑन. सो दीज टेस्ट वो मेजर करता है हमारा एप्टीट्यूड, मैनुअल डेक्सटेरिटी, हमारी नॉलेज कितनी है, इंटेलिजेंस कैसी है, राइट. तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन टेस्ट. द नेक्स्ट step. उसके बाद the candidate may then be called for an in-depth conversation to evaluate their suitability for the job. Very simple. This is employment interview. In-depth formal conversation, right? तो process हो गया हमारा selection, steps हो गए preliminary screening, selection test, employment interview. Next, also explain the next 3 steps in the process which can be subsequently performed. तो employment interview के बाद जो होते हैं reference and background checks, right? फिर selection decision, फिर medical examination. वैसे इसके बाद और क्या होता है, job offer और contract of employment. बट उन्होंने 3 पूछे तो हम 3 लिखेंगे, right? कितना सिंपल है ये. ओके तो इसकी मार्किंग कैसे होगी, जैसे नेम द प्रोसेस, ये हाफ मार्क का हो गया, देन हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क. तो फर्स्ट जो ए पार्ट है वो टोटल 2 मार्क का हो गया. और एक्सप्लेन द नेक्स्ट 3 स्टेप्स, 3 मार्क. मतलब हम खुद से भी सोच सकते हैं कितने कितने मार्क्स का होगा, राइट. यहाँ पे एज सच लिखा नहीं ये 2 और 3 मार्क्स का है, बट वी कैन आवर सेल्फ थिंक कि यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा है और यहाँ पे एक्सप्लेन लिखा है. तो नेम वाला तो हाफ मार्क का होगा और एक्सप्लेन वाला 1 मार्क का होगा, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर discuss the meaning of dividend decision and in the light of the above statement explain any 2 factors which should be considered by Vansh Limited while formulating the dividend policy of the company. चलो देखते हैं. Vansh Limited is a large and reputed company which manufactures ventilators. After the outbreak of COVID-19 in 2020, the company witnessed an increase in revenue by 40%. It has plans to further increase its production capacity and also start production of PPE kits, sanitizers and masks in 2022. The finance manager of the company, Mr. Rajiv, feels confident about the future of the company and its liquidity position. Okay, dividend decision क्या होता है? That out of profits, how much should be distributed as dividend and how much should be retained, right? यही होता है dividend decision का meaning. ये हमने लिख दिया. ओके उसके बाद उन्होंने बोला है कि 2 फैक्टर्स बताओ जो उनको ध्यान में रखने चाहिए वाइल फॉर्मुलेटिंग द डिविडेंड पॉलिसी. वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे आपकी बुक में मेंशन्ड है, बट हम स्पेसिफिकली अगर केस स्टडी से रिलेट करें, लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनीज वर्ड कहाँ आता है, देयर इज अ पॉइंट कॉल्ड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट. कि जो लार्ज और रिप्यूटेड कंपनीज होती हैं उनको पता है कि जब उन्हें पैसों की जरूरत होगी वो कैपिटल मार्केट जाकर शेयर्स इशू करके पैसे उठा लेंगी. तो ऐसी कंपनीज को ज्यादा रिटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती. दे कैन पे आउट मोर डिविडेंड. आई विल शो यू दिस इन योर बुक नाउ. सी दिस पॉइंट यू कैन डेफिनेटली मेंशन क्योंकि हमारा मैच हो रहा है केस स्टडी में. लार्ज एंड रिप्यूटेड कंपनीज जनरली हैव इजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, सो दीज कंपनीज टेंड टू पे हायर डिविडेंड्स. तो एक पॉइंट तो हम ये लिख देंगे. फिर जैसे उन्होंने लिखा है Mr. Rajiv feels confident about the future of the company. यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. हमें लग रहा है कि हम बहुत ग्रो करने वाले हैं. तो जो एक कंपनी होती है जिसके सामने बहुत सारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, ग्रोथ
ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ज्यादा रिटेन करती है और कम डिविडेंड देती है. तो यू कैन राइट अबाउट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. सो फर्स्ट पॉइंट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. लिक्विडिटी पोजीशन को लेके भी वो कॉन्फिडेंट है. तो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन, राइट, कि अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है यू कैन थिंक अबाउट पेइंग मोर डिविडेंड बिकॉज डिविडेंड इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश, राइट. तो इसमें से आप कोई भी 2 पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वैसे इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स है, लाइक अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, टैक्सेशन पॉलिसी, लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं. राइट चैम्प्स, चलिए आगे देखते हैं. सो चैम्प्स, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है उसमें आपको पता है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. आई हैव कवर्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन अ वीडियो. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. डू वॉच दैट वीडियो. उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर में से डिस्कस किए हैं. दैट विल प्रूव टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. चलिए देखते हैं. Vedansh Limited has a share capital of rupees 10 lakh divided into shares of rupees 100 each. For expansion purpose, the company requires additional funds of rupees 5 lakh. The management is considering the following alternatives for raising funds. Alternative 1 है कि आप 5000 equity shares issue कर दो. Alternative 2 है कि आप डिबेंचर्स इशू कर दो. तो कंपनी के पास ऑलरेडी 10 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल है, अभी उसको 5 लाख और चाहिए. तो 5 लाख रुपीस के लिए या तो वो शेयर से पैसे रेज कर सकते हैं या डिबेंचर्स से. द कंपनीज प्रेजेंट EBIT इज 4 lakh per annum. Assuming that the rate of return of investment remains the same after expansion, which alternative should be used by the company in order to maximize the return to the equity shareholders? और टैक्स रेट है 50%. आपको पता है रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स हम देखते हैं बाय कैलकुलेटिंग EPS, अर्निंग पर शेयर. तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों अल्टरनेटिव्स में EPS कैलकुलेट करना होगा और जिसमें भी ज्यादा होगी वो हम रेकमेंड करेंगे. राइट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए. सबसे पहले तो एट प्रेजेंट कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपीज है. राइट, 10 लाख रुपीज उसकी शेयर कैपिटल है. और इस केस में अभी फिलहाल EBIT है 4 लाख रुपीज. ठीक है, अब जब हम सोच रहे हैं कि 5 लाख रुपीज और रेज करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख हो जाएगी. राइट, बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा के मैं 4 लाख रुपए कमा रही हूँ. व्हाट डू यू थिंक, अगर मैं 15 लाख रुपीज लगाऊंगी बिजनेस में तो कितने पैसे कमाऊंगी? इसे आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो या फिर एक और तरीके आप इसे फॉर्मूला से भी कर सकते हो. जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है, जितने पैसे आपने कमाए अपॉन जितने पैसे आपने लगाए, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. तो राइट नाउ हमारा जो ROI है दैट इज 40%. ठीक है, यानी जितना पैसा मैं बिजनेस में लगाती हूँ उसका 40% मैं अर्न कर पाती हूँ. दैट इज माई EBIT. अब प्रोजेक्टेड, हम जो सोच रहे हैं कि 5 लाख रुपीज और रेज करें चाहे शेयर से चाहे डिबेंचर से, तो अब हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी दैट विल बी 15 लाख. 10 लाख प्लस 5 लाख. और अभी मुझे EBIT फाइंड करना है कि उस केस में EBIT कितना होगा. उन्होंने कहा ROI अभी भी वही रहेगा जो पहले था. तो ROI का वही फॉर्मूला सेम आप लिखें, EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100. सो ROI अभी 40 ही रहेगा, उन्होंने बोला है हमें. तो EBIT हम फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई है अब 15 लाख. सॉल्व करके हमारा EBIT आएगा यहाँ पे 6 लाख. यानी कि सिंपल हो गया, जब मैं बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रही थी तो आई वॉज अर्निंग 4 लाख रुपीज. नाउ व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग 15 लाख इन द बिजनेस आई एम अर्निंग 6 लाख रुपीज. ठीक है, ये हमने फॉर्मूला से किया. बट अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से सिंपली करते तो भी यू कुड फाइंड इट आउट. लाइक हाउ, जैसे 10 लाख रुपीज अगर हमने इन्वेस्ट किए तो हम 4 लाख अर्न कर रहे थे. अब अगर हम 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हम कितने अर्न कर पाएंगे. जैसे हम
बेसिक यूनिटरी मेथड करते हैं, वी कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो। इससे भी आपका 6 लाख आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमें करना है EBIT EPS एनालिसिस, बिकॉज हम देखना चाहते हैं किस ऑल्टरनेटिव में जो रिटर्न है शेयर होल्डर्स का वो मैक्सिमम होगा। सो ऑल्टरनेटिव 1 एंड ऑल्टरनेटिव 2। ऑल्टरनेटिव 1 जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हम शेयर से पैसे रेज कर लेते हैं, और ऑल्टरनेटिव 2 में उन्होंने बोला है कि डेट से, डिबेंचर से पैसे रेज कर लेते हैं। EBIT, अब जैसे मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ बिजनेस में 15 लाख, तो ऑब्वियसली मेरा EBIT अब होगा 6 लाख, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है। माइनस इंटरेस्ट, देखो अगर आप शेयर से पैसे उठाते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, देयर इज नो इंटरेस्ट हियर। और यहाँ पर अब आपने 5 लाख रुपीज डेट से उठाए हैं तो उस पर इंटरेस्ट देना है, और इंटरेस्ट का रेट है यहाँ पे 10%। तो 10% ऑफ 5 लाख हो गया हमारा 50,000, ठीक है। अब हमारा आ जाएगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे फाइनेंशियल लेवरेज वाले वीडियो में, आप उसे भी जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन वी हैव टैक्स, टैक्स का रेट है 50%, टैक्स लगता है EBT के ऊपर, इस पे 50%, यहाँ पे आ गया 3 लाख और यहाँ पे हो गया 2,75,000। Okay, then we have earning after tax 3 lakh here and 2,75,000 here. EPS निकालने के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव है यहाँ पे स्टार्टिंग के 10 लाख रुपीज भी शेयर्स से आए थे, और अब जो 5 लाख आएंगे वो भी शेयर्स से आएंगे, तो टोटल 15 लाख रुपीज के शेयर्स हो गए। 15 लाख रुपीज के शेयर्स हो गए और एक शेयर 100 रुपए का है, तो कितने शेयर्स होंगे टोटल? 15 लाख डिवाइडेड बाय 100, टोटल यहाँ पे शेयर्स हैं आपके 15,000, ठीक है। जो पहले के 10 लाख थे और जो अब 5 लाख, दोनों शेयर से ही आए हैं, तो टोटल 15 लाख की शेयर कैपिटल हो गई है, एक शेयर 100 रुपए का है। यहाँ पे जो पहले 10 लाख थे वो शेयर से थे, बट जो अब नए 5 लाख आए हैं वो शेयर से नहीं आए हैं, तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज की शेयर कैपिटल है और एक शेयर 100 का है। सो वी हैव टोटल 10,000 शेयर्स यहाँ पे। EPS इनको डिवाइड करके यू विल गेट इट हियर 20 एंड यू विल गेट इट हियर 27.5. So which is a better alternative? Obviously we'll say this is a better alternative because here the return to the shareholders is more. So हम लिखेंगे the company should go for alternative number 2 because here the return to the shareholders is more. Right, Ams. I hope आपको clear हो गया, all these questions are clear to you. कोई भी आपका doubt है, कोई भी topic आपको difficult लगता है, do let me know in the comment section. I will definitely bring a video related to that. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, everything is very interesting, very enriching, and मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप अपने dreams fulfill कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब next video में।